हेलो फ्रेंड्स, मैं हेमलता कुंपावत, असिस्टेंट प्रोफेसर एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। आज हम संधियों में टकराव कॉन्फ्लिक्ट्स इन ट्रीटीज़ के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जब दो या दो से अधिक राज्य किसी भी प्रकार की संधि करते हैं तो उनके मध्य टकराव हो सकते हैं। जैसे दो अगर विरोधी पक्ष हैं तो उनमें टकराव हो सकते हैं, अनेक समान पक्ष हैं तो टकराव हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। तो किसी भी राज्य द्वारा की जाने वाली विभिन्न संधियों में टकराव की स्थिति उत्पन्न क्यों होती है, हो सकती है क्योंकि विभिन्न प्रकार की जो संधियों से अलग अलग प्रकार के जो दायित्व लाइबिलिटीज़ उत्पन्न होती हैं, तो उनमें जो उनकी लाइबिलिटीज़ हैं उनमें टकराव की स्थिति संधियों की जो क्रियान्विति है उसको करने में कठिनाई उत्पन्न कर देती हैं। श्वार्ज़ेनबर्गर ने 4 प्रकार की स्थितियों की कल्पना की है जिसमें कि संधियों में टकराव होने की प्रबल संभावना होती है। पहली है संधि के पक्षों की समानता। मान लीजिए अ और ब संधि 1 और 2 में अलग अलग सदस्य हैं। अ संधि 1 का तथा ब संधि 2 का सदस्य है। इसके बाद मान लीजिए कि अ और ब परस्पर एक संधि करते हैं। उसके लिए संधि 1 से उत्पन्न दायित्वों तथा अ के साथ की गई संधि से उत्पन्न दायित्वों में परस्पर क्या होता है, टकराव हो सकता है। इसी प्रकार यदि मान लीजिए कि जो ब है उसने संधि 2 में उत्पन्न दायित्वों और अ के साथ की गई संधि के दायित्वों में टकराव हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में दोनों संधियों का निर्वाह किया जाना चाहिए, अर्थात दायित्व का यथासंभव ईमानदारी से निर्वाह किया जाना चाहिए। और होता क्या है कि जो राज्य हैं वो संधियों में वार्ता के समय ही यह व्यवस्था रखवाते हैं कि उनके दायित्वों में टकराव न हो या नई संधि पूर्ववर्ती संधियों से उत्पन्न दायित्वों को प्रभावित ना कर पाए। दूसरा है दो विरोधी संधियों में किसी पक्ष का समान होना। अब यहाँ मान लीजिए कि यदि कोई राज्य एक ही साथ 2 ऐसी संधियों का सदस्य है जो परस्पर विरोधी संधियां हैं, तो जाहिर है कि दायित्वों में ही नहीं वरन संधि के उद्देश्यों में भी टकराव होगा। क्यों होगा? जैसे मान लीजिए कि अ तथा ब के बीच संधि है, अ और ब के बीच संधि 2 परस्पर विरोधी संधियां हैं, तो वे विरोधी दायित्वों को ही जन्म देगी और संबंधित राज्यों के बीच कठिनाई उत्पन्न कर देगी। इसी प्रकार से संधि के अन्य पक्ष अ को दोनों संधियों के अंतर्गत अत्यंत दायित्वों का निर्वाह करने के लिए मजबूर करेंगे और ऐसी स्थिति में संधि की जो व्यवहारिकता है संदिग्ध हो जाएगी। अ को ब के प्रति तथा स के प्रति अपने कर्तव्यों का पालन करने में कोई कठिनाई नहीं होगी, लेकिन अ को दोनों संधियों की सदस्यता से उत्पन्न दायित्वों के कारण अ तथा स पर विपरीत प्रभाव पड़ सकता है। अब बात करते हैं थर्ड पॉइंट की अनेक समान पक्षों का होना। बहुपक्षीय संधियों में अनेक सदस्य समान हो सकते हैं, जैसे अ ब स के बीच एक संधि है तथा अ ब क ख के बीच दूसरी संधि हो सकती है। अब अ और ब दोनों संधियों में मौजूद है। यदि दोनों संधियां परस्पर विरोधी नहीं है तो समान सदस्यता से कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन यदि दोनों संधियां परस्पर विरोधी है तो उनमें बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा। इसी प्रकार से सभी नए सदस्य होना। अनेक संधियां ऐसी होती है जिनके सदस्य अलग अलग है, जैसे अ ब स के बीच एक संधि है, दूसरी क ख ग के बीच में है। दोनों संधियां एक दूसरे के विपरीत हो सकती है, लेकिन सदस्यों का अलग अलग होना उनके दायित्वों में कोई संघर्ष उत्पन्न नहीं करता। वैसे संधियों में टकराव को रोकने के लिए यूएनओ की जो चार्टर 103 की व्यवस्था है उसके अनुसार जब संयुक्त राष्ट्र संघ में ऐसी संधियां दर्ज होंगी तो परस्पर विरोधी संधियों का भी पता चल जाएगा और संबंधित पक्ष चाहे तो उन विरोधाभासों को दूर करने का भी प्रयास करेगा। अब बात करते हैं हम संधियों की व्याख्या की, इंटरप्रिटेशन ऑफ द ट्रीटीज। व्याख्या क्या है? संधि की किसी जब धारा पर या विशेष धारा पर जब मतभेद होता है तो
तो उसकी व्याख्या की जा सकती है और सही अर्थ के बारे में सहमति की जा सकती है। श्वार्ज़ेनबर्गर ने संधि की जो व्याख्या है उसके बहुत सारे तरीके सुझाए हैं, जैसे संक्षिप्त और सीधी संधियाँ, ऐतिहासिक, प्रमाणिक, निरंकुश, संधि व्याख्या का न्यू हेवन अप्रोच आदि। संधियों के पालन के बारे में पैक्टा sunt servanda का जो सिद्धांत है वही व्याख्या के बारे में भी लागू होता है। जिस तरह संधियों का पालन सद्भावपूर्वक किया जाना चाहिए, उसी तरह संधियों की व्याख्या भी सद्भावपूर्वक की जानी चाहिए। संधि की व्याख्या की बहुत सारी आवश्यकता कई कारणों से उत्पन्न हो सकती है, जैसे अ और ब के बीच मान लीजिए एक संधि है। आंतरिक स्थिति बदलने के कारण या नई परिस्थिति के उत्पन्न हो जाने से संधि की किसी धारा का पालन करना अ के लिए अपने आंतरिक कानून पर आगत करना होगा। वो अ चाहेगा कि उस धारा की नए सिरे से व्याख्या की जाए ताकि अ के आंतरिक कानून का उल्लंघन नहीं हो। इसी प्रकार से संधि की व्याख्या के लिए पंच अदालत की स्थापना की जा सकती है और सामान्य तौर पर प्रत्येक संधि में यह व्यवस्था होती है कि मतभेद की स्थिति में या संधि के अव्यवहारिक हो जाने की स्थिति में उसकी व्याख्या कैसे की जाए। तो हम इसके बारे अध्ययन करेंगे कि संक्षिप्त एवं सीधी व्याख्या, समरी इंटरप्रिटेशन। इस तरीके के अंतर्गत संधि के संपूर्ण जो मसौदा है उसकी व्याख्या उसी रूप में की जाती है जिस रूप में वो नजर आती है। इससे संपूर्ण संधि का अर्थ ही मान्य समझा जाता है। दूसरी है ऑथेंटिक इंटरप्रिटेशन, प्रमाणिक व्याख्या। यह भी एक तरीका है जब किसी संधि में ही व्याख्या संबंधी धारा रखी जाती है तो मतभेद की स्थिति में उसी के अनुसार उसकी व्याख्या की जाएगी, जो कि क्या होगी, प्रमाणिक होगी। ऐसी संधियों में व्याख्या संबंधी धारा संधि का अविच्छिन्न अंग होता है, जिसे संबंधित पक्ष संधि के साथ ही स्वीकृत करते हैं, उसे बाध्यकारी रूप में मान्य समझते हैं। इसी प्रकार ऐतिहासिक या संदर्भ मूलक व्याख्या। संधि की व्याख्या करते समय यह देखा जाना चाहिए कि किन परिस्थितियों में और किन कारणों से संधि की गई है। यदि संधि की जाने के समय की परिस्थितियों के कारण संधि में कुछ कठोर शर्तें रखी गई थी, तो परिस्थितियां बदलने पर उन शर्तों को उतने ही कठोर ढंग से व्याख्या का कोई आवश्यकता नहीं रह जाती है, बल्कि उसके पालन पर जोर दिए जाने की भी कोई ज़रूरत नहीं होती है। तो यह उस चीज़ पर निर्भर करेगा कि पहले क्या परिस्थितियां थी और अब क्या परिस्थितियां उत्पन्न हो गई हैं। व्याख्या विषय पूरक नियमों का निर्माण भी किया जा सकता है। कुछ अन्य तरीके भी निकाले जा सकते हैं ताकि संधि की व्याख्या अधिक से अधिक व्यवहारिक हो सके। इसी प्रकार से है निरंकुश या सत्तापरक व्याख्या। ये एक तरफा व्याख्या है। संधि से संबंध जो शक्तिशाली पक्ष होता है वो दबाव डालकर संधि की निरंकुश ढंग से व्याख्या कर सकता है और अन्य पक्षों को उसे मानने के लिए बाध्य कर सकता है। जैसे सोवियत रूस ने वार्सा संधि के पालन के नाम पर ही 1956 में हंगरी में तथा 1968 में चेकोस्लोवाकिया के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप किया था, जो कि हम अच्छे से जानते हैं, क्योंकि एक तरफा व्याख्या को कमजोर राज्य बल प्रयोग की धमकी के डर से मान सकते हैं। इसी प्रकार से संधि व्याख्या का न्यू हेवन अप्रोच भी अमेरिका में विकसित हुआ है और इनके अनुसार व्याख्या का स्थान, व्याख्याकारी की भूमिका और व्यक्तिगत पृष्ठभूमि, व्याख्या का लक्ष्य, व्याख्या के मापदंड आदि महत्वपूर्ण होते हैं, जिन पर संधि की व्याख्या को स्वीकार करते समय ध्यान दिया जाना चाहिए। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि संधि की जो व्याख्या की जाती है वो अपने अपने तरीके से या अपने अपने ढंग से की जाती है। अब बात करते हैं हम संधि के प्रभाव की। तो संधि का इफेक्ट्स ऑफ द ट्रीटीज, संधियों का अनुबंधित पक्ष पर प्रभाव देखते हैं और संधियों का गैर अनुबंधित पक्ष पर प्रभाव देखते हैं। संधियों का क्या प्रभाव होगा इसके बारे में हम कल अध्ययन करेंगे। थैंक यू।